हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। ये है हमारा आज का पैराग्राफ और हम करेंगे इसमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। डन है। ओके, तो ये एक एक शब्द का इट क्या है हमारा। इट प्रोनाउन है। इज वर्ब। इक्वली, इक्वली आपका एडवर्ब है। इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव। टू रिमूव, रिमूव क्या है, वर्ब है। तो टू क्या हो गया, ये आपका प्रपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव का है। ये इन्फिनिटिव, ये टोटल बना रहा है आपका इन्फिनिटिव। आर्टिकल द, आर्टिकल है। मॉरल स्टिग्मा, स्टिग्मा नाउन है, मॉरल हो गया हमारा एडजेक्टिव। अराउंड, अराउंड क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है। ऑर्गन फेलियर, फेलियर नाउन है यहाँ पे। ऑर्गन आपका एडजेक्टिव है, बट ऑर्गन अपने आप में नाउन भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नॉट, नॉट क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, सॉरी, नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। एवरी, एवरी एडजेक्टिव। अगेन ऑर्गन फेलियर, ये तो हमें समझ में आ गया, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। इज हेल्पिंग वर्ब। कॉज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय प्रेपोजिशन। बैड लाइफस्टाइल। हैबिट्स, हैबिट्स क्या है, नाउन है। वैसे तो लाइफस्टाइल भी नाउन ही होता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और बैड हमारा एडजेक्टिव ही होता है। चिल्ड्रन, ये आपका नाउन है। मे मॉडल वर्ब, क्या है ये, मॉडल वर्ब। बी वर्ब। बॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म विद प्रेपोजिशन। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स क्या हो गया, नाउन। ऑटो इम्यून डिसीजेस, डिसीजेस क्या है, नाउन है। ऑटो इम्यून हो गया एडजेक्टिव। कैन हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब मतलब स्ट्राइक। मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अनएक्सपेक्टेडली, ये क्या है हमारा, ये एडवर्ब है। एंड क्या है, कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है। इन्फेक्शंस नाउन, और क्या है, ये भी कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी कंजंक्शन है। ट्रीटमेंट नाउन। मे मॉडल वर्ब, वर्ब, मॉडल वर्ब लिखेंगे इसको, मेन वर्ब से तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉज मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डैमेज नाउन, कैसा, हमेशा के लिए, ये हो गया एडजेक्टिव। अब आप देखो, क्या आपको हर एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्या आपको पता है। एक बार मेरी बात, एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको ऐसे करती हूँ। अब हटा दिया मैंने सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपसे मैं पूछूं, अब ये भी हट गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बाय का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, ऑर्गन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, अनएक्सपेक्टेडली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, और का, नॉट का, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। डन है, समझ में आ गया ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम सीखेंगे इसकी ग्रामर, ग्रामर के स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज तो है इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ में ये चीज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इक्वली का मतलब क्या हो गया, उतना ही। इक्वली का मतलब हो जाएगा उतना, उतना कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, पता है, ये बिल्कुल एज का मीनिंग दे रहा है। एज जब आपका एडवर्ब होता है तो एज मतलब बताता है उतना ही, उतना ही। जैसे हम बोलते हैं ना, शी इज एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे जो ये एज है, ये आपका एडवर्ब है, और ये स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, मतलब वो उतनी ही स्मार्ट है जितनी की उसकी बहन। ठीक है, तो ये एज क्या है, ये इक्वली ही लगा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वली कभी भी एक और एज हम एक साथ में नहीं लगाएंगे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। डन है, ये चीज समझ में आ गई। और इसका मतलब होता है वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दूसरा काम। जैसे कि आप कह सकते हैं, बीइंग एम्बिशियस इज इम्पॉर्टेंट, एम्बिशियस होना जरूरी है, बट
it is equally important to remain humble और generous। इसका मतलब ये तो होना इम्पोर्टेंट है, बट भाई ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट का मतलब ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एम्बिशियस हो अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में जेंडर अपना वो मत खो देना, अपना काइंडनेस मत खो देना, लोगों के प्रति आप हम्बल ही ना रहो, ये मत खो देना, मॉडेस्ट होना ही छोड़ दो, ग्राउंडेड ही ना रहो, जमीन से ऊपर उठ के आसमान में उड़ने लगो, है ना। तो देखो, बीइंग एम्बिशियस इज इम्पोर्टेंट, एम्बिशियस होना जरूरी है। मान लो कोई पर्सन है बहुत एम्बिशियस है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एम्बिशियस होना भाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम हम्बल रहें, हम डाउन टू अर्थ रहें, हम ग्राउंडेड रहें, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अब मैंने यहाँ बट लगा दिया, मतलब ये बता दिया, तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट मतलब ये चीज भी उतनी ही जरूरी है जितना कि दूसरा। सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रिमूव द मॉरल स्टिग्मा, मतलब ये चीज भी उतनी ही जरूरी है कि हम इस चीज को भी हटाएं। सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू डू दिस वर्क। वर्किंग हार्ड इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू हैव प्रॉपर स्लीप। तो काम करना जरूरी है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर स्लीप ले। तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट को आप कैसे कनेक्ट करते हो, जैसे आप यहाँ पे कोई बात बोल रहे हो कि ये काम इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ में ये चीज भी उतनी ही जरूरी है, कम नहीं है, ये उसी के बराबर है ये चीज। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंपल इट से ही शुरू होता है आपका। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे टू, ये है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है, वर्ब। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं वो यहाँ पे आप वर्ब लगा देंगे, और बाकी सारे जैसे कि इट हो गया। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू, फिर आप अपना वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ और फिर अपने आप रिमेनिंग पार्ट लिख दो, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। समझ में आया। तो ये एक अपने आप में फिक्स हो गया, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रिमेन हम्बल। ठीक है, तो हम्बल रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी चीज के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे गिविंग एडवाइस इज इजी बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू फॉलो इट योरसेल्फ। तो जैसे हम बोलते हैं ना भाई, एडवाइस देना तो आसान है, बट उतना ही इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको फॉलो भी करें, है ना। तो अब इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल देंगे, गिविंग एडवाइस इज इजी बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू फॉलो इट बाय योरसेल्फ या फॉलो इट योरसेल्फ। स्कोरिंग हाई इन एग्जाम्स इज इम्पोर्टेंट बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, है ना। सो एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझें। ये चीज समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गई आपको, ग्रेट। चलिए, तो अब हमने ये समझ लिया। अब ओके, अब हम दूसरी चीज समझते हैं, वेरी एवरी को लेके। एवरी को लेके भी हमारा एरर आता है। एरर क्या आता है, हम अपने लिए ग्रामर सीख रहे हैं, तो हम अपने लिए सीखेंगे एवरी का। अब एवरी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, एवरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एवरी के बाद आपका नाउन आएगा, ठीक है, लेकिन जो वो नाउन होगा वो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर। नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सो एवरी ऑर्गन फेलियर, जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ना कि एवरी स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे। सो एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। सो एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मतलब हर एक बच्चा प्रेजेंट है। सो एवरी के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। एवरी आपका एडजेक्टिव है। एवरी कभी भी आपके प्रोनाउन नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं बन सकता। प्रोनाउन कौन होता है, ईच। ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है। ईच स्टूडेंट हैज डन हिज होमवर्क, वो भी करेक्ट है। ईच इज प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। तो ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है, ईच का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन भी होता है। तो अगर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, इसीलिए ईच सब्जेक्ट बन सकता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ईच इज प्रेजेंट। यहाँ पे हम समझ गए, क्लास में मान लो मैंने कहा बच्चे आ गए, आपने कहा हाँ मैम, ईच इज प्रेजेंट मतलब हर एक बच्चा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ईच क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बट आप एवरी इज प्रेजेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये क्लियर है आपको, ओके, वेरी गुड। तो एवरी के बारे में अब हम देखते हैं, ये दोनों को जब हम एक साथ बोले, नॉट एवरी को,
नॉट एवरी का मतलब क्या हुआ? नॉट एवरी का मतलब हुआ, ये देखो कंप्लीट की बात नहीं कर रहा है, ये कंप्लीट उस बात को डिनाई नहीं कर रहा है, ये कह रहा है पार्शियल। इसको बोलेंगे हम, नॉट का मतलब नेगेशन है ना, नेगेटिव हो गया तो नेगेशन है, बट ये पार्शियल है। जैसे मैंने कहा नॉट एवरी स्टूडेंट इज लेजी। जैसे कहते हैं ना यार, बच्चे आलसी ही होते हैं, तो अब हमने बोला ना यार, नॉट एवरी स्टूडेंट इज लेजी, इसका मतलब हुआ हाँ ये तो है कि भाई देखो कुछ तो होते हैं लेजी, सम आर लेजी, हम सम स्टूडेंट्स आर लेजी, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, सम आर लेजी, कुछ लेजी होते हैं, एंड सम आर नॉट लेजी, सम आर लेजी बट सम आर नॉट, मतलब कुछ तो होते हैं। नॉट एवरी का मतलब क्या हुआ, सम है और सम नॉट, सम प्लस सम नॉट बनेगा ये। अगर आपने क्या बोलते हैं रीजनिंग पढ़ी है तो ये नॉट एवरी इज इक्वल टू सम प्लस सम नॉट, मीन्स यस कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो ये कंप्लीट नेगेशन नहीं बोल रहा है। एवरी स्टूडेंट इज नॉट लेजी, देखो बोलने में ठीक है, समझ में आ जाएगा, बट ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो जब हम आंसर अपना यस एंड नो में रखना चाहते हैं, हाँ भी बात है और ना भी बात है, हाँ भी बोल रहे हैं और हम ना भी बात है, तो हम वहां पे फिर लगाते हैं नॉट एवरी। अब जैसे कि देखो यहाँ पे, नॉट एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय मनी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई भी प्रॉब्लम हम पैसे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एवरी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय मनी हम बोलने को बोल सकते हैं, बट अगर हमें येस एंड नो, मतलब एक ही बात में एक स्टेटमेंट से हमारा येस भी निकल रहा है और नो भी निकल रहा है, तो हम लोग वहां पे क्या लगाना प्रेफर करेंगे? नॉट एवरी या नॉट ऑल। तो नॉट एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय मनी का मतलब हुआ कि सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय मनी, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम पैसों से सॉल्व कर सकते हैं, सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय मनी, कुछ समस्याएं पैसों से हो सकती हैं और कुछ नहीं, सम कैन नॉट, सम कांट बी सॉल्व बाय मनी। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं भाई जिनको हम पैसों से सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ को नहीं कर सकते हैं। जो हाँ भी आंसर है और ना भी आंसर है। नॉट एवरी ड्रीम कम्स ट्रू, मतलब सम ड्रीम्स कम ट्रू, सम डू नॉट, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। नॉट एवरी प्लान वर्क्स परफेक्टली, हर एक प्लान तो काम सही से नहीं करेगा, सम प्लान्स वर्क परफेक्टली, सम डू नॉट। नॉट एवरी ओपिनियन इज करेक्ट, मीन सम ओपिनियंस आर करेक्ट, सम आर नॉट। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये वाला समझ में आया। जब हम पार्शियल नेगेशन बोल रहे हैं, मतलब प्लस सम नॉट का कॉम्बिनेशन जब हम लगाएंगे, तो फिर हम वहां पे अपने आप को कैसे बोलेंगे? नॉट एवरी के साथ में, नॉट एवरी या नॉट ऑल। बात समझ में आई? ओके, अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, तो इसका क्या है, ये कौन सा है, पैसिव है कि एक्टिव में है? नॉट एवरी ऑर्गन फेलियर इज कॉज्ड, इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? पैसिव है ना। सो अगर बी की फॉर्म्स के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी तो ये स्ट्रक्चर हमारा हमेशा पैसिव ही होता है। इज के साथ में लगाया हुआ है, अगर इज के साथ में यानी कि अगर प्रेजेंट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बन जाएगा, है ना। लाइफ स्टाइल अगर हम इसको बनाएं, लाइफ स्टाइल मतलब बैड लाइफ स्टाइल, नॉट एवरी बैड लाइफ, लाइक अगर हम इसको उसमें करें, जैसे दिस वर्क इज डन बाय हिम, अब ये डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इज के साथ सेम उसी स्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, तो ये पैसिव हो गया है। बी की प्लस बी फॉर्म्स के साथ में थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है। अब अगर हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हिम है, हिम का बन जाएगा ही सब्जेक्टिव फॉर्म में। डन है, इज प्लस डन, अगर ये किसका है? प्रेजेंट का है। अगर बी की फॉर्म्स मतलब इज एम आर के साथ में V3 है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, ही के साथ लगेगा। तो अब डन का फर्स्ट फॉर्म क्या और डन का क्या बनेगा? देखो डन का होगा डू, डज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन और फोर्थ फॉर्म डूइंग।
अब ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनाएंगे। प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आती है, डू या डज? तो मेन वर्ब अब यहाँ पे कौन सी आएगी, ही के अकॉर्डिंग में डज। ही डज दिस वर्क। दिस वर्क वॉज नॉट डन बाय, दिस वर्क वॉज डन बाय हिम, ही डिड दिस वर्क। अगर यहाँ पे वॉज होता तो ये पास्ट हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो बी की फॉर्म्स अगर होती हैं, बी फॉर्म्स मतलब इज एम आर के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपका बनता है इंडेफिनेट के साथ। इंडेफिनेट रहेगा और पैसिव रहेगा। ये समझ में आया हमको? ठीक है, ओके। तो ये हमने समझ लिया ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, ये स्ट्रक्चर है पैसिव का। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव हम पहचान लिए। यहाँ पे जो इज है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपको कोई दूसरा वर्ब दिख रहा है? इज मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? देखो यहाँ पे आपको एक वर्ब दिख रहा है तो ये हेल्पिंग हो गया। इसके साथ में मतलब या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो पैसिव होता है, या फिर अगर आईएनजी फॉर्म आता यानी फोर्थ फॉर्म होता तो वो एक्टिव होता। तो यहाँ पे जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो बाय डूअर बता रहा है ना, डूअर। चिल्ड्रन ये तो मैंने मल्टीपल टाइम रिपीट किया हुआ है, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। चिल्ड्रन वाला ये कॉन्सेप्ट मैंने मल्टीपल टाइम रिपीट किया हुआ है, बट क्लास लेने का पर्पस ये है ताकि हम मल्टीपल टाइम रिपीट करें। तो चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। बॉर्न जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ से एक चीज देखते हैं, अनएक्सपेक्टेडली। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताया मैंने आपको, एडवर्ब। ऑटो इम्यून डिसीजेस कैन स्ट्राइक हाउ। ये अनएक्सपेक्टेडली किस चीज का आंसर दे रहा है, हाउ का। जैसे मैंने कहा ही केम अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो कैसे आ गया, अचानक से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अगर जब हमें हाउ का आंसर मिलता है कि वो काम कैसे हुआ, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जो हाउ का आंसर देते हैं। जैसे कि शी राइट्स, वह लिखती है कैसे, ब्यूटीफुली, अच्छे से लिखती है मतलब बहुत खूबसूरती से। धीरे धीरे, स्लोली, तेजी में मतलब फास्ट, फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता है। ठीक है, वो अगर हम बोले और क्या, वो और बहुत सारे होते हैं ना, है ना। वॉक, वॉक स्लोली, वॉक वॉक फास्ट, डू दिस वर्क नाइसली, अच्छे से करो ये काम। तो ये जो हाउ का आंसर दे रहे होते हैं ये होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकता था, समझ में आ रही है बात, यहाँ अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकता था। ये एरर आ रहा है, ऑटो इम्यून डिसीजेस कैन स्ट्राइक अनएक्सपेक्ट, कैसे स्ट्राइक कर देती है, अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत है। ओके, तो ये हमारा हो गया। आई थिंक हमने पूरा पढ़ लिया है। और क्या बता रहा है, सो अनएक्सपेक्टेडली एंड इन्फेक्शंस और ट्रीटमेंट। अब इन्फेक्शंस या फिर जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो और आपका अकेले आ सकता है, और आपका अकेले आ सकता है, नॉर अकेले आ सकता है। लेकिन अगर आप ईदर लगा रहे हैं तो उसका पेयर और से ही बनेगा। अगर आप नीदर लगा रहे हैं तो उसका पेयर नॉर से ही बनेगा। और एक और चीज, ईदर और नीदर नॉर, इनका जो वर्ब होती है, इनकी जो वर्ब होती है वो इस और वाले के सब्जेक्ट या नॉर वाले के नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और आई थिंक हमने काफी हद तक डिस्कस कर ही लिया है। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने सम का भी दिया हुआ है, चलो सम को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक ये हमने काफी ज्यादा अच्छे से डिटेल में इस पूरे पैसेज को, पूरे पैराग्राफ को हमने समझा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समझी। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट के स्ट्रक्चर को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं ये समझा। एवरी को हमने समझा, ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस समझा। नॉट एवरी का मीनिंग क्या होता है, पार्शियल नेगेशन, ये समझा। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर हमने समझे। चलिए अब हम थोड़ा सा स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं फटाफट से। पहली स्पेलिंग है हमारी इररिवर्सिबल। देखने में तो बड़ी टफ सी लग रही है, मुश्किल हो सकती है, तो पहले आप इसको ब्रेक करो। इर हो गया अलग, रिवर्स होता है ना, REVERSE, रिवर्स हो गया। तो इर प्लस रिवर्स को हमने जोड़ दिया तो ये डबल आर हो गया।
और फिर वर्स, VERSE, इररिवर्स। बट अगर हमें यहाँ पे IBLE लगा रहे हैं, अब देखो एक होता है ABLE और एक होता है IBLE, ठीक है, IBLE। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जब हम पढ़ते हैं, देखो ये ना जो कंप्लीट इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनके पीछे हम ABLE लगाते हैं, जो लैटिन वर्ड्स होते हैं उनके पीछे IBLE। अब हम ये तो लर्न नहीं करने बैठेंगे कि ये लैटिन वर्ड है कि ये आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इससे बेटर है कि हम उसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और लॉजिक नहीं निकल रहा है ना फिर, तो इसका कोई अलग रूल भी नहीं है। तो इरिवर्सिबल, तो अब ये अब हम यहाँ पे ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा IBLE। अच्छा, ये ई तो ड्रॉप होगा होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ था, ई तो ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि अगर शब्द हमारा ई पे खत्म हो रहा है, जैसे कि मुझे याद है, हाँ मैं पेपर सॉल्व करवा रही थी तो उसमें आ रहा था इन डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन था, तो पहले डिस्प्यूट की स्पेलिंग ये होती है, फिर उसमें ABLE लगाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये है आपका, तो ये ई पे जब शब्द खत्म हो रहा है और ई हमारा शांत है, डिस्प्यूट, ब्यूट, प्यूट, टिटा की साउंड आ रहा है, ई का साउंड नहीं आ रहा है ना, तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं और फिर हमने वहां पे लगा दिया, हमारा ये वर्ड कैसे बन गया, इन डिस्प्यूट, इनडिस्प्यूटेबली, ठीक है, इनडिस्प्यूटेबल, तो ये बन गया इनडिस्प्यूटेबल। तो ई तो ड्रॉप होगा, ये तो हमको पता है, बट हम ABLE और IBLE के पीछे कोई ऐसा नहीं है, ये लैटिन एंड इंग्लिश वर्ड्स के पीछे का लॉजिक है। तो अब ये टोटल वर्ड क्या बन गया, इररिवर्सिबल। हमने यहाँ पे 3 में देखा, पहले इर है, फिर रिवर्स है, REVERSE, रिवर्स, वर्स, और फिर हो गया हमारा IBLE, तो ये हो गया हमारा इररिवर्सिबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डायबिटीज। बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है ये स्पेलिंग, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है स्पेलिंग्स आपकी। तो पहले आप डायल कर दो, डायल, हाँ ऐसे यार डायल 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 होता है ना, डायल करते हैं हम, नंबर डायल करते हैं, वैसे हो गया डायल। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने डायलॉग स्पेलिंग भी इसीलिए लगाई, क्योंकि डायलॉग एंड डायबिटीज सेम ही, डाय डाय आ रहा है ना, तो डाय डाय हो गया हमारा। अब आएगा BE और फिर TE, डायबिटीज, और स्पेलिंग एस पे ही खत्म होती है इसकी, डायबिटीज ही होता है। तो DIA, डायल करिए आपने, फिर आपने BE, ओ हाँ, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, जब शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो BE से मुझे याद आ रहा है बी, वो बी आ रहा है ना, मधुमक्खी जो शहद के पास में मंडराती है, तो वो BE हो गया। और फिर ये TE, चाय भी बहुत ज्यादा पीते हैं चीनी डाल के, तो टी हो गया, TES, तो स्पेलिंग हो गई DIABETES, डायबिटीज। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, लर्न हो जाएगा। डायलॉग भी सेम ही आ रहा है, डाय और लॉग, LOGUE, डायलॉग। टेम्पररी में भी बहुत स्पेलिंग गड़बड़ी हो जाती है, क्यों करते हैं स्पेलिंग गड़बड़ी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीख लेंगे। टेम्पररी, टेम्परेचर आप हो जानते हैं ना, टेम्परेचर सेम ही कॉन्सेप्ट ले रहा है, TEMPE, तो ये TEM दोनों सेम हो गया, टेम्परेचर टेम्पररी ही होता है ना, ओ यस, टेम्परेचर टेम्पररी ही तो होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर OR और फिर ARY, तो टेम्परेचर जो होता है वो होगा या नहीं होगा नहीं पता, तो OR हो गया, OR। और देखो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ये लगे, मैम इसको हम ऐसे लर्न कर सकते थे, इसके पीछे हम ये कहानी क्रिएट कर सकते, इस वर्ड को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, तो आपको अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात आती है ना, तो मेरे को जरूर बताओ, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ इन चीजों को हम और कैसे आसान बना सकते हैं, ताकि वो हमें हमेशा याद रहे, ठीक है। सो टेम्पररी की स्पेलिंग, टेम्परेचर हो गया TEMP, और वो OR होता है, वो और होता है, होगा या नहीं होगा, और फिर लास्ट में आएगा A से, ARY, ना कि ERY। क्या आएगा यहाँ पे, ARY। ARY को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर, टेम्प और तो समझ में आ गया, ARY और ERY में होता है कंफ्यूजन यार, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ARY और ERY को, AR, अरे इधर आ, अरे आर, कैसे कर सकते हैं, A और E के बीच का कैसे कंफ्यूजन खत्म करें, मुझे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तुम लोग बताना जरा कैसे, क्योंकि देखो जहां मिस्टेक होती है हमें वहां फोकस करना है, तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है ना, ERY हम लगा सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि E नहीं आएगा, A आएगा, इसके पीछे क्या सोचा है, सोचना यार थोड़ा, ठीक है। डायलॉग एंड डायबिटीज मैंने बताया, डायल करेंगे, डाय, बी, बी मधुमक्खी, बी होता है सिंगल, और फिर टी होता है। और ऐसे भी सोच लेंगे, बी का भी एक ई ड्रॉप कर दिया और टी का ए ड्रॉप कर दिया, तो बस इतने में ही काम चल गया, तभी तो जिंदा है हम लोग, ऐसे सोचो, हमने कुछ कुछ ड्रॉप कर दिया है, बी का एक ई ड्रॉप कर दिया, टी का एक ए ड्रॉप कर दिया, लेकिन ई हमने मेंटेन किया हुआ है। तो डायबिटीज, डाय, बी का एक बी और टी का टी, टी ई और एस, डायबिटीज,
इरिवर्सिबल को हमने क्या कर दिया, ब्रेक किया, इरिवर्स प्लस IVLE में। डन है। चलिए, आई होप आपने एंजॉय की होगी क्लास को, मुझे बहुत मजा आता है और एफर्ट्स भी लगते हैं ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्या कि आप रिवाइज करें, आप उन एफर्ट्स को आप यूज करें, तो मेरे लिए बेस्ट ही रहेगा, अच्छा रहेगा कि मुझे लगेगा कि हाँ चलिए मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो, रिपीट करो चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो। बाय एवरीवन।